हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। शुरू करें भाई? चलो भाई, आज पीएनसी खत्म हो जाएगा, है ना? और बताइए, बस भाई तुम बताओ, है ना? और बताइए, सब बढ़िया है? ठीक है। सो दिस इज लास्ट क्लास ऑफ पीएनसी, है ना? ठीक है। कल से अपन जो है वो बाइनोमियल चालू कर देंगे। ठीक है। तो ये है हमारा शिखर पेज, है ना? आपको तो पता ही है ना? 16 फरवरी से शुरू हो रहा है ना? जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है। 17 फरवरी को मैथ्स की क्लास होगी 5:30 पर। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। बाकी स्कॉलरशिप टेस्ट जेई मेन के लिए होगा 2021 का, है ना? 14 फरवरी को। तो वो मतलब आपके काम का नहीं है ना? ठीक है। कल की क्लास नहीं देखी है तो आज की देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हैं। ठीक है, चल जाएगा। एक फॉर्मूला ही था वो। ये रिवीजन क्लासेस फॉर जेई मेंस है ना, अगले आने वाले 8 दिनों में। ठीक है। ओके, तो 9 दिन का फुल रिवीजन है ना? डेट वाइज जो है वो प्लान दे रखा पूरा 6, 7, 8, 9, 10, है ना? सब जगह दे रखा है। तो या मतलब अगर आप 13 के स्टूडेंट है तो आप रिवीजन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू। ओके। और भाई बाकी जो भी वो टेस्ट बताया था उसमें प्राइस तो हमेशा होते ही है ना? रैंक 1, रैंक 2 से लेकर 200 तक सारे प्राइस दे रखे हैं। सो एक एक गड़बड़ हो गई है। चलो, एक बार मेरे को एक बात बताओ, होमवर्क क्या था? एक्सरसाइज 3, यही वाली एक्सरसाइज 3 थी ना? ओके। सर्कल में 11 से 21 था क्या? ये नहीं थे इसका मतलब? ये नहीं थे ना? पहले एक बार चलो डीबीपी 54 कर लेते हैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। हम्म। वन में क्या होगा? वन में तुम वैल्यू पुट करके कर लो। हम्म। ए बी और ए सी दो लाइंस है ना? तो इस लाइन के ऊपर, है ना, इस लाइन के ऊपर जो है वो एम पॉइंट्स है, और इस लाइन के ऊपर जो है वो एन पॉइंट्स है। और ट्राइंगल फॉर्म करना है। इसका पहला पार्ट है जिसमें आपने ए को एक्सक्लूड कर दिया हो, ए को नहीं लिया हो। और दूसरा वाला पार्ट है जब आपने ए को जो है वो इंक्लूड करके रखा हुआ हो। ठीक है। तो पहला वाला केस तो आई थिंक आसान है कि ए को एक्सक्लूड करना है ना। तो भाई एक मिनट रुकना है ना, ये कैसे आंसर, अच्छा ये इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं। ए तो है ही नहीं, है ना? हटा दो। तो तीनों पॉइंट इधर से नहीं लेना है ना? तो मैंने एक काम किया, इधर से 2 पॉइंट लिए और इधर से 1 पॉइंट ले लिया, या फिर उधर से 2 पॉइंट लिए, इधर से 1 पॉइंट ले लिया। बन गया ट्रायंगल। समझ में आई बात? ठीक है। अब अगर ए को इंक्लूड करना है, लेट से वी आर इंक्लूडिंग द ए, है ना? तो सेकेंड पार्ट नहीं हुआ ना? तो सेकेंड पार्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुमको ये बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि एक एडिशनल पॉइंट आ रहा है ना, विच इज ए। तो एक काम करते हैं अपन, है ना, एक बार ए को इंक्लूड करना है ना, तो एक बार वो वाले सारे केसेस गिन लेते हैं जिसमें ए नहीं है, विच इज द सेम, प्लस ये एक और पॉइंट है ना, इसको गिनना है ना। इसको लिया मैंने 1C1, ये तो हमेशा लेना है। बाकी के बचे हुए 2 पॉइंट, क्या मैं यहां से 2 पॉइंट ले सकता हूं क्या अब? जबकि मैं 1 पॉइंट यहां से ले चुका हूं, नहीं ले सकता। यहां से एक ही पॉइंट लेना है। तो MC1 और NC1, एक इधर से एक उधर से और एक ये, बस। So number of ways in which 7 green bottles and 8 blue bottles can be arranged in a row if exactly one pair of green bottle is side by side. एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए, है ना? एक पेयर ही। मतलब दिक्कत क्या पता है कि अगर मैं उन 2 ग्रीन बोतल का पेयर बनाकर जमाता हूं, और अगर कोई दूसरी ग्रीन बोतल उसके साथ में आ जाती तो एक्चुअली 3 ग्रीन बोतल एक साथ हो जाएगी। ये दिक्कत है। हाँ, तो इसमें गैप मेथड लगाना पड़ेगा।
तो एक काम करो, 8 ब्लू को जमा दो। 8 ब्लू को जमाने का तरीका कितना है? 8 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल। समझ गए क्या बात को? 8 के बीच में 9 गैप आ गए। 9 में से मैंने कितने गैप को सेलेक्ट करना है? देखो 6 गैप को। क्यों पता है? 1 2 3 4 5, 5 और एक ये 6, नहीं ये बस 5, 5 और 2 ये 7, तो ये पूरा एक बंडल रहेगा। 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 गैप सेलेक्ट कर लिया और वहां पे जमाने का तरीका 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये पांचों एक जैसे। समझ में आई बात क्या? एक पेयर एक पूरा बंडल है और बाकी को जमा रहे हैं, गैप में डालो ताकि कोई साथ में नहीं आए। ठीक है, ओके। सेकंड, थर्ड, हाँ भाई 4 5 6। 7 डिफरेंट कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं डिफरेंट। No two person receive the same number of coins, but each receives at least one। और कोई भी बाकी नहीं रहे, है ना? मतलब कोई भी सिक्का बाकी ना रहे। नंबर ऑफ वेज दिन विच, अरे क्या है ये? केसेस बना लो ना। तुम केसेस बताओ फेवरेबल। ठीक है, तुम केसेस बताओ अपने हिसाब से एक बार, जो तुमको लगता है जिस प्रकार से मेरे को 7 कॉइन जो है वो डिवाइड करने चाहिए इन लोगों में। हाँ, 1 2 4, किसी को भी सेम नंबर ना मिले और कोई बाकी ना रहे, और कुछ बस 5 एक एक। हाँ बस ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ भाई आगे। पांचवा सवाल क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच 8, ये इसका मतलब है डिफरेंट, है ना? उनको आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। 8 apples can be distributed among 3 boys such that each should get at least one and at most 4। अरे ग्रुपिंग बोलो। 8 को डिवाइड करना है, सबको एक एक मिलना चाहिए। 4 में डिवाइड करना है, सॉरी 3 में डिवाइड करना है, किसी को भी 4 से ऊपर नहीं मिलना चाहिए। फेवरेबल केसेस गिनाओ। ये खुद सोचना पड़ता है, इसका कोई तरीका नहीं है, ये खुद सोचना पड़ेगा आपको। हम्म 4 और 3 7 और एक 8। ठीक है, और क्या है? 3 और 3 6 और 2 8। 5 तो हो ही नहीं सकता। बस इनको डाल दो, है ना? ग्रुपिंग में कर लोगे, ग्रुपिंग तो इनकी ऊपर कर रखा है वैसे। 6 का मैंने टोटल माइनस पेयर किया। हम्म वो गड़बड़ है। देखो मैं बताता हूँ। 5 पेयर है ना? 5 डिफरेंट पेयर है जूते के। नंबर ऑफ वेज इन विच 4 शूज कैन बी चूजन। ठीक है, सो दैट देर विल बी नो कंप्लीट पेयर, है ना? तो एक्चुअली दिक्कत क्या है कि जैसे मान लो पेयर बने हुए हैं, है ना? पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। मान लो ये एक पेयर है A1 A2 जूतों का, है ना? B1 B2 B3 B4, और सॉरी C3 C4, है ना? D3 D4 और E3 E4। अब यार 4 जूते सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना? और कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं बनना चाहिए। मैंने क्या किया, 5 में से 4 पेयर को सेलेक्ट किया। दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन और दिस वन। मान लो इस पेयर के पास गया तो मेरे को इन दोनों में से एक ही जूता लेना है, एक ही जूता लेना है। सो देर आर 2 वेज, आइदर A1 और A2, क्योंकि दोनों ले लिए तो पेयर बन जाएगा। मैं इसके पास गया, एक ही जूता लेना है। मैं इसके पास गया, एक ही जूता लेना है। मैं इसके पास गया, एक ही जूता लेना है। ये आंसर है। अब भाई तुमने क्या किया है, टोटल माइनस पेयर, है ना? कौन सा पेयर कैसे बना है बताओ मेरे को एक बार। हम्म टोटल क्या लिखा आपने, बोलो।
टोटल लिखा 10C4 माइनस पेयर बना दिया आपने। अच्छा, कौन कौन से पेयर बना दिए? 5C2 कोई भी दो पेयर ले लिए ना। तो इसमें वो केसेस भी तो आएंगे जिसमें आप एक पेयर सेलेक्ट कर रहे हो, कोई एक पेयर, बाकी के दो अलग। समझ रहे हो बात को? तुमने क्या दोनों जोड़े माइनस कर दिए ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि A1 A2 आ जाए और C3 D3 आ जाए, वो भी गलत होगा ना, वो भी माइनस करना पड़ेगा। कुछ बात बेजम जा रही है तुम्हारे? क्या बोल रहा हूँ मैं? चार जूते लेने ना, हो सकता है आप एक जोड़ा उठा लो और बाकी दो अलग अलग, है ना। जैसे मैं एक केस बताता हूँ, वो तुमने माइनस नहीं किया है। मान लो तुमने A1 A2 ले लिया और तुम B3 और C3 ले रहे हो। दिस इज वन ऑफ दोज केसेस जो 10C2 के अंदर आता है ना। तो वो गड़बड़ है ना, वो तो वो तुमने माइनस नहीं किया। 7 8 9। क्या दिक्कत है? अलजेब्रा बुक, एक्सरसाइज बुक है जिसमें 4 AP के ऊपर क्वेश्चन है, 5 PNC के ऊपर है, 6 बाइनोमियल के ऊपर है। नंबर ऑफ वेज टीचर कैन सेलेक्ट एटलीस्ट वन बट नॉट मोर देन टू। अरे एग्जाम्पल सारे सारे अलग होते हैं, कम से कम एक यानी कि 4C1 या दो, है ना। बस नॉट मोर देन टू। फिर यहाँ पे गए, यहाँ से एक ले सकते हैं या फिर दो ले सकते हैं, आसान सवाल। यहाँ से एक ले सकते हैं, यहाँ से दो ले सकते हैं, बस। ठीक है। हम्म ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। कोई ना भाई, ट्राई करते रहो, है ना। हम्म 10 11 12। 8 बुक को बांटना है, 3 में बांटना है, सबको कम से कम 2 मिलनी चाहिए। शौर्य तुमको एक जैसी दिक्कत क्यों आ रही है? डिफरेंट ग्रुप है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, बांट दो। तुम खुद ही बताओ कैसे डिवाइड करूं मैं। तुम खुद बताओ, कम से कम 2 मिलने चाहिए। ठीक है, कम से कम 2। हाँ ठीक है, बढ़िया। 2 3 और 3। और बताओ। 2 2 4। हम्म और सोचो, और कुछ हो सकता है क्या? अब मेरे हिसाब से हो नहीं सकता क्योंकि 5 पे जाओगे तो एक खाली करना पड़ेगा। और ठीक है, बस ग्रुपिंग कर दो इनकी। ठीक है, कर दोगे ग्रुपिंग तो? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे क्या लाइन से सोल्व करा रहे हो तुम यार, हैं? ग्रैंडफादर जो है वो फोटो खिंचा रहे हैं, है ना, 2 बच्चों के साथ, और 4 बेटियां हैं, 6 लोग हैं टोटल। एक लाइन में बिठाना है, वो मिडिल में रहेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ये मिडिल में रहेंगे, है ना। यहाँ पर ग्रैंडफादर बैठे हैं, 1 2 3, 1 2 3। तुम अभी तक समझ नहीं पाए, पता है, तुम अभी तक उस चीज को समझ ही नहीं पाए। जब अपन एट द एंड ऑफ द चैप्टर आ जाते हैं ना, तब चैप्टर का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तब क्वेश्चन टफ आने लगते हैं। तुमने अभी तक ये रियलाइज नहीं किया, दिस इज अ फिक्स पैटर्न व्हिच इज गोइंग ऑन इवन इन स्ट्रेट लाइन, इन सर्कल, इन पीएनसी, एंड इट विल हैपन इन बाइनोमियल आल्सो। ठीक है, कि भाई शुरुआत होती है बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है, जब एंडिंग में रहता है तब थोड़ा एडवांस लेवल भी तो करना पड़ता है ना। हाँ, वो तो आएगा भाई, हर जगह आएगा वो तो, है ना। आसान आसान करके मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ भाई, है। परेशान मत हो, है ना, आदत डालो इस चीज की। तो ऐसा है कि 2 और 4 6 लोग बिठाना है। फंडा क्या कि 2 ग्रैंडसन नेवर एडजेसेंट। ठीक है, साथ में नहीं होने चाहिए, टोटल माइनस एडजेसेंट। गैप में दिक्कत आएगी, बीच में बैठे हुए हैं, गैप में दिक्कत आएगी। ठीक है, ओके।
तो टोटल बिठाने का तरीका तो कहीं भी बिठा दो 6 फैक्टोरियल, साथ में बिठाना है, सुनना ध्यान से। साइड सेलेक्ट की 2c1, इधर बैठे हैं या इधर बैठे हैं, ठीक है, साथ में बिठाना दोनों। साथ में कैसे बैठ सकते हैं, या तो यहाँ बैठेंगे या फिर यहाँ बैठेंगे, तो अगेन 2c1, या इधर जाओ तो भी दो तरीके हैं। मान लो इस जगह बिठाया, तो बिठाने के बाद उनका 2 फैक्टोरियल, ये तो साइड का सिलेक्शन, ये प्लेस का सिलेक्शन, ये उनका अरेंजमेंट। बाकी जो 4 है वहां पे आप ये जो बचे लोग हैं उनको बिठा दो, बस, ठीक है। और तुम्हें ना ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनती, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, और बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, ये कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है, ग्रुपिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन तुमने मेरे से ऐसे ही पूछे, बाकी थे डाउट मानता हूं मैं, ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। और कोई दिक्कत? यार, और होमवर्क क्या था मेरे को बताओ ना भाई एक बार। यार ये गड़बड़ हो गई यार, यहाँ पे ना सर्कल के वो आ गए, है ना। ये मतलब इस जगह सर्कल के क्वेश्चन थे ना 11 से 21 एक्सरसाइज 3 के। ये थोड़ा सा एक मेरी तरफ से मिसकम्युनिकेशन हुआ है आगे, उन्होंने पीएनसी के डाल दिए, ठीक है। ओके भाई, सर्कल के अपन कल कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, 8वां क्वेश्चन कौन सा? अच्छा, एक रह गया, रह गया, रह गया, एक रह गया भाई, हैं, एक रह गया क्वेश्चन, अच्छा नहीं लगता, मैं बता देता हूँ यही है ना 8वां क्वेश्चन, है। तो एक टीचर जो है वो मतलब यही वाला क्वेश्चन है ना। 25 बच्चे हैं उसकी क्लास में, और वो 5-5 को जू दिखाने लेके जा रही है ना। अ, और जो सेट एक बार चला गया 5 बच्चों का, वो वापस नहीं जाएगा। नंबर ऑफ विजिट कितनी हो सकती है? अरे इट इज एज सिंपल एज दैट कि 25 में से कितने प्रकार से 5 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो, बस इतनी विजिट हो जाएगी। द टीचर मेक्स टू द गार्डन, टीचर इतनी बार जाएगा क्योंकि 5 बच्चे और एक टीचर हमेशा। और बोला है कि एक बच्चा कितनी बार जा सकता है, एक बच्चा कितनी बार जा सकता है, तो एक काम करो, उस बच्चे को हमेशा लेके जाओ, और बाकी 24 में से 4 उठा लो। भाई उस बच्चे को तो लेके जाओ हमेशा, गिनो उसके रेस्पेक्ट में, और बाकी 24 में से 4 ले लो, ठीक है। चलो भाई, ओके, पीएनसी शुरू करें। हाँ भाई, तो अपन जो है वो बेकर्स मेथड पढ़ रहे थे, और मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अपन ने जो है वो ये फॉर्मूला पढ़ लिया है कि n+r-1 c(r-1). ये जो फॉर्मूला है वो अपन पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला कब लगता है, कैसे लगता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज वैलिड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, दिस इज वैलिड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होने चाहिए, और क्या कॉन्सेप्ट होता है, एन ऑब्जेक्ट को आर लोगों में बांटना है, सच दैट ईच वन रिसीव्स नन, वन और मोर। किसी को कुछ भी मिले, किसी को 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन ऑब्जेक्ट अमॉन्ग आर पर्सन इज दिस व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट हुए तो क्या करना है, ग्रुपिंग वाला तरीका करना है। तो अपन ने जो है अच्छा, इसका नाम बेगर्स मेथड क्यों है, कोई ऐसा खास सेंस नहीं है उसका। वो नहीं होता है कि राम को कम से कम 1 एप्पल देना ही देना है, इसको कम से कम 1 टॉफी देनी ही देनी है। तो ऐसे बोलते हैं कि चलो भाई गरीबों में बांट दो 1-1 टॉफी, 2-2 टॉफी, ये इसको एक चाहिए, तू पकड़, तू पकड़, तू पकड़, और फिर अब आराम से आप दिल खोल के फिर आप देखें ना, ठीक है, वो चीज है, बाकी और कुछ नहीं है सना। तो अपन ने आगे बढ़ा था कि भाई इसमें कम से कम मान लो नन नहीं है, सबको 1-1 मिलना ही चाहिए, तो फिर अपन क्या करते हैं, सबको 1-1 पकड़ाते हैं, और फिर अपन जो है वो आगे बढ़ते हैं, है ना। मिनिमम कंडीशन पहले सेटिस्फाई कर लो और फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है भाई। और अपन छोटे छोटे क्वेश्चन करने लग गए थे इसके ऊपर। आज अपन करेंगे इसमें ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था, ठीक है ना। ये 30 मार्क्स बांटने थे 8 क्वेश्चन में, ठीक है ना, ऐसे अपन ये कर लिया था। अब अपन जो है वो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सब लोग इस क्वेश्चन को लिखो एक बार।
नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज लेस देन 30। इनइक्वलिटी आ गई। एक बार तुम ये सोचो, मैं इस इनइक्वलिटी को, जैसे नॉर्मली ऐसे होता है ना, पहले वो फील कर लेते हैं अपन कि अगर ये ऐसा होता तो 30 को 4 में बांटते, 30 को 4 में बांटते तो क्या आता, 30 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, यही आता। सबको कम से कम एक मिलना चाहिए। अब इक्वलिटी होती तो अपने को पता है क्या करना होता है ना, 30 को 4 में बांटना, खत्म बात। अब इनइक्वलिटी यार, तो इसमें क्या किया मैंने कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जो था वहां तक रहने दिया, उसमें एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया t करके, और इक्वल टू लगा दिया वेर t इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, वेर t इज ग्रेटर देन 0। अब मैं समझाता हूं कि ये t का क्या सेंस है। अपने को ये तो पता है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये सारे 0 से बड़े होने चाहिए, तो पता है अपने को। देखो यार, ऐसा है, सुनना ध्यान से, टी एक बहुत खतरनाक चीज है। टी यहाँ पर बैलेंसिंग फैक्टर है। कैसे? ये बोल रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जो है हमेशा 30 से कम होना चाहिए, 30 के बराबर भी हो सकता है। तो मान लो ये 30 के बराबर हो गया, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जो है वो 30 हो गया, उस टाइम t कितना हो जाएगा? 0। मान लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 30 से कम, मान लो 29 हो गया, उस टाइम अपन t कितना रख देंगे? 1, टू मेक श्योर कि ये 30 आ जाए और अपने इक्वेशन बन जाए। मान लो ये वाली जो चीज है वो 28 हो गई, तो t कितना हो जाएगा? 2। मान लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 0 हो जाए, तो t कितना हो जाएगा? 30। t बहुत खतरनाक चीज है। t यहाँ पर है बैलेंसिंग फैक्टर। बात समझ में आई? हम्म। अब क्या करें? अब ये कर देते हैं कि 30 को 5 लोगों में बांट देते हैं, such that each one receives none, one or more। 30 plus 5 minus 1 c 5 minus 1, that is 34 c4। ठीक है। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रही है? टी को अपन एक्स्ट्रा डाल दें यहाँ पर बस, है ना? ठीक है। सूर्य, अब जैसे मैनेज करना वैसे करो, देखो, है ना? बहुत ज्यादा लंबी अब नहीं रही है ना, मतलब भाई लास्ट चैप्टर बचा है। ठीक है, कुछ भी करके थोड़ा बहुत मैनेज करो, ठीक है ना? आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, कि अब मैं होमवर्क थोड़ा सा कम ही दूं, है ना? थोड़ा कम कम होमवर्क ही दूं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा मैनेज करो यार, है ना? वैसे तो आजकल तुमने देखा होगा, चैप्टर शुरू होने से पहले मैं ये चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा जो काम आने वाला होता है, जो पिछली क्लास का होता है, वो बता देता हूँ, है ना? तो ये थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको। और यार फिर भी, है ना, थोड़ा बहुत, है ना, मतलब आधा घंटा कैसे ना कैसे करके निकाल के, है ना, अपने को भाई डीपीपी में दिक्कत, डीपीपी कंप्लीट हुई या नहीं हुई, होमवर्क कितना मिला या नहीं मिला, वो मत किया या नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता। अपना जो लेक्चर हुआ है उसको अपन एक बार 20 से 25 मिनट पढ़ लें, और फिर अपन आगे बढ़े, इंडिपेंडेंट ऑफ द होमवर्क। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना, कि आप, है ना, होमवर्क को लेकर टेंशन मत लो, मत लो, मत लो। एक बात बताओ, तुमने आज ये डीपीपी की, डीपीपी में 12 क्वेश्चन थे, तुमसे नहीं हुए, तुमको 8 मैंने बताए, बताने के बाद तो समझ में आया है, बताने के बाद तो कर लोगे, है ना? बस यही लर्निंग प्रोसेस है यार, ठीक है ना? तुम अगर चाहो, एक बात बताओ मेरे को, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुमको 15 क्वेश्चन डीपीपी में दूं, तुम 15 में से 15 करके आ जाओ, तुम्हारे चेहरे बहुत ही प्रसन्न, है ना, और मेरे कोई कोई जोर नहीं आया, मैं अगले दिन फिर से 15 क्वेश्चन दूं, इस प्रकार से दूंगा ताकि तुमसे बन जाए। तुम इसमें समझ रहे हो, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।
कि मैं इस प्रकार से क्वेश्चन दूं तुमसे बन जाए, है ना। उससे क्या होगा, उससे बहुत फायदा होता है। उससे एक तो मेरा फायदा होगा कि बच्चे बहुत खुश रहेंगे, अरे वाह सर क्या पढ़ाते हैं, 15 के 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। और तुमको लगेगा कि बस आईआईटी अपनी बॉम्बे सीएस पक्की है ना, रैंक 1 से कुछ कोई कोई मतलब अपने को बीट ही नहीं कर सकता। 15 के 15 क्वेश्चन करके आया हूं मैं, वो भी सही, है ना। तो मैं उस अंधकार में नहीं रखना चाह रहा हूँ आपको, मैंने आपको इस बारे में पहले भी बताया है ना। आई डोंट केयर, है ना। जैसा मैं पिछले 5-6 साल में पढ़ाता आया हूँ, जिस लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ मैं उसी लेवल पे पढ़ूंगा, ठीक है। और अभी तक मैंने वो लेवल यहाँ पर अचीव नहीं किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक अचीव नहीं किया है, अभी तक चल रहा है ग्राफ, है ना। अभी आप मेरे बैटल ग्राउंड में आया नहीं हुआ ना। तो यार देखो, लेवल तो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, ये है लेवल। और अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं सर थोड़ा समझौता कर लेते हैं, बढ़िया होमवर्क दिया करो आप, है ना, हमसे ही बन जाए, है ना, और आप भी खुश रहो, आपको भी बताना नहीं पड़े, तो वी कैन डू दिस ऑल्सो। उसमें तो कोई जोर नहीं आएगा। क्या करना, क्या पता है करना, ये है, मेरे को तो पता ही होता है। तुम मानो ना मानो, तुम्हारा होमवर्क देने से पहले मेरे को पता होता है कि तुमसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, समझ रहे हो। जैसे जब मैंने होमवर्क दिया ना, तो मेरे को पक्का पता था कि क्वेश्चन नंबर 6 नहीं होगा, है ना। कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो टीचर को पता होता है ये बच्चे से नहीं होंगे, है ना, तो मैं वो क्वेश्चन हटा दूंगा, है ना। और उसकी जगह बढ़िया मस्त सवाल डालूंगा, मस्त। कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, बताओ बच्चों कितना आंसर आएगा। अगली बार x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 12, फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, इसमें बोल दूंगा x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, फिर अगली बार बोल दूंगा y की वैल्यू 2 से ज्यादा है, फिर अगली बार बोल दूंगा z की वैल्यू 3 से ज्यादा है। ये डीपीपी बन गई, ठीक है। मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वो सेलेक्टेड होमवर्क कर लो, है ना। जब बच्चे को मतलब ऐसा लोड बढ़ जाता है ना, तो मान लो मैं 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उस टाइम बच्चे को 50 क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, 50% होमवर्क करने फोकस करो, है ना। और जो 50% बचता जा रहा है उसको अलग रखते चलो, ठीक है ना। और जब मार्च वाला महीना आता है, जब अप्रैल वाला महीना आता है, जब आपके एग्जाम हो चुके होते हैं, है ना, तब आप जो है इन सारे बैकलॉग को कवर कर सकते हो, ठीक है। ओके। अरे तुम तो लाइन से छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको मैंने डीपीपी दी, तुमको मैंने शीट दी, यू डिसाइड कि मेरे को डीपीपी करनी है या शीट करनी है। डीपीपी सारी कंप्लीट कर लो तो शीट छोड़ दो, तो कम से कम दिमाग में आएगा ना शीट बाकी है, ठीक है। और जब अप्रैल और मार्च वाला महीना हो, जब लोड कम होता है अपने ऊपर, है ना, उस टाइम कर लो आप, ठीक है। बस बात खत्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन अपने कल भी बात हुई थी, ये वाला क्वेश्चन में मतलब बाइनोमियल में बताऊं क्या, अभी तुम डाइजेस्ट तो कर लोगे, समझदार तो हो सब लोग। देखो ऐसा है, इस एक्सपांशन के अंदर कितनी टर्म होगी, है ना, इस एक्सपांशन के अंदर कितनी टर्म होगी, यानी कि भाई जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है ना, तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy, है ना, 3 टर्म आती है। अगर अबे रुक जाओ तुम, है ना, इसका क्यूब कर दिया, ओ सॉरी स्क्वायर कर दिया, तो फिर तो बहुत सारी टर्म आ जाती है, तो 6 टर्म आ जाएगी फिर तो उसमें। दिख गया, एक तो 3 वेरिएबल, एक पावर 15, है ना, बताना है कितने टर्म से। तो एक्चुअली कुछ भी कहो, कोई सा भी एक्सपेंशन हो, एक एक जनरल फंडा होता है जो मैं आपको बाइनोमियल में बताऊंगा, ठीक है। कैसे, कि ये जितनी पावर होती है 2, आप किसी भी टर्म को इस एक्सपेंशन के अंदर पकड़ के देख लो, हर जगह हर टर्म की पावर 2 ही रहेगी, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2। कुछ बात समझ में आई तुम्हारे, अगर मैं बोलूं कि एक काम करो, तुम तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब लिखो, तो जितनी भी टर्म आएगी सबके ऊपर जो पावर का सम होगा वो कितना होगा, 3 ही होगा। यही है क्वेश्चन, है। तो फंडा क्या बन जाता है, तुम इस 3 वाली पावर को इन तीनों में कितने अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे मान लो इसी को 3 पावर दे दी, बाकी को पावर दी नहीं। मान लो तुमने इसको पावर 3 दे दी, मान लो तुमने इसको पावर 3 दे दी, फिर 1 1 2, फिर 2 1 1,
कुछ फंडा समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ, सॉरी 210 एंड 02 जो भी आ रहा है वो वैसे, है ना? तो प्रॉब्लम समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इसमें कितनी टर्म्स होगी कि 15 को 3 में कैसे बांट सकते हो, कैसे कैसे बांट सकते हो? द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 15 अमोंग 3 सच दैट ईच वन रिसीव्स नन, वन और मोर। ये बाइनोमियल में आएगा और, है ना, चिंता मत करो, ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है ना वो बाइनोमियल में आएगी। वैसे यहाँ पे समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़े। अरे भाई तुम्हारा क्या कमेंट है भाई? हैं? क्या कमेंट, तुम कहाँ कमेंट कर रहे हो? अच्छा तुम कमेंट भी करते हो ऐसे यूं? क्या किस किस के कमेंट है भाई? क्या है? सार्थक क्या बोल रहे हो भाई तुम? हम y प्लस जेड को a मान लेते, क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा, वो बाइनोमियल में आएगा, ठीक है। वो तब काम आएगा जब मैं बोलूंगा इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखो, अभी काम नहीं आएगा, ठीक है। ओके भाई, मैं यही काम रह गया, मैं सबके है ना कमेंट देखना पड़ रहा है। शौर्य में सर शिखर, शिखर में कौन सा चैप्टर रिवाइज कराओगे? भाई सबसे पहले आई थिंक अभी तक तो डिसाइड नहीं किया है मैंने ना, है ना, पर जहां तक मैंने अभी तक पूरा जो है ना मतलब सोचा है ना, आई स्टार्ट फ्रॉम क्वाड्रेटिक एंड ट्रिको, है ना। क्वाड्रेटिक में वो लोकेशन वाला केस, थोड़ा सा डी नेगेटिव समझाना है, इनइक्वलिटी सोल्व करना सिखाना है, इवन पावर ओड पावर रिवाइज करवाना है, कंपाउंड एंगल में सारे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन लिखना, सीक्वेंस सीरीज में इनफाइनाइट जीपी का सम देखना, ए जीपी देखना, ठीक है। ओके इसलिए लोगों को क्वाड्रेटिक सोल्व करना सिखाना, है ना, सब कुछ। क्वाड्रेटिक सोल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही। मैंने ऐसे बेचेस पढ़ाए हैं जिसमें लोगों को क्वाड्रेटिक सोल्व करना नहीं आता है। मेरे को भी उस बेच का नाम याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया हूँ। पर एक बेच ऐसा था जिसमें क्वाड्रेटिक के लोग अलग अलग आंसर निकालते थे रूट्स के, ठीक है। मैं भूल गया हूँ अभी, है ना, कौन सा बेच था वो। लो भाई चलो हेडिंग डालो, रिवर्स बेगर मेथड, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में टी का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। टी का क्या हुआ तुमको समझ में नहीं आया क्या? टी बैलेंसिंग फैक्टर है? जो टी ये काम कर रहा है कि लेस देन वाले को इक्वल टू बना रहा है, बस और कुछ नहीं है। और फिर 5 वेरिएबल हो गए ना, 4 की जगह। लो भाई चलो हेडिंग डालो, रिवर्स बेकर मेथड। चलो बहुत बहुत स्लो हो गए अपन, फटाफट फटाफट कवर करते हैं। सो देर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड व्हाइट ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स, ठीक है। ओके अनगिनत रेड बॉल है, व्हाइट बॉल है अपने पास, है ना, बहुत सारी है। नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स कैन बी मेड। क्या ऐसा है कि अपन कितने प्रकार से 10 बॉल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, दिस इज द थिंग। तो रिवर्स बेगर्स मेथड को उल्टा सोचना है ना। आप यूं सोचो कि मान लो तुम समझ रहे हो 10 बॉल निकालनी है, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन फर्स्ट पार्ट। यू कैन सेलेक्ट 10 रेड बॉल्स और बाकी कुछ मत लो। यू कैन सेलेक्ट 10 व्हाइट बॉल्स, यू कैन सेलेक्ट 10 ब्लू एंड यू कैन सेलेक्ट 10 ग्रीन, ठीक है। ओके अब या एक एक भी ले सकते हो, फिर 7 यहां से ले लो, इस प्रकार से। तो मैंने क्या सोचा, रेड प्लस व्हाइट प्लस ब्लू प्लस ग्रीन एंड दैट इज 10। अब बहुत अच्छे से आप यहाँ पे लिख देना, क्योंकि ये जब जब पढ़ोगे तब तक डाउट ही आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय आर? आर क्या है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स सेलेक्टेड। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि डब्ल्यू क्या है, ब्लू क्या है और ग्रीन क्या है ना। कितनी व्हाइट बॉल उठाई है दैट इज डब्ल्यू, कितनी रेड बॉल उठाई है दैट इज आर, कितनी ब्लू बॉल ली है दैट इज बी, एंड कितनी ग्रीन बॉल ली है वो है जी।
तो अब मैं पता है इसको कैसे फ्रेम करूंगा कि भाई 10 टोटल बॉल आप सेलेक्ट कर रहे हो। आप एक काम करो, सबको सबका मिलाकर 10 ही आना चाहिए, समझ गए? टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल, व्हाइट बॉल, ब्लू और ग्रीन मिलाकर 10 आना चाहिए, क्योंकि टोटल 10 ही लेनी है अपने को। आप इसको उल्टा सोचो, आप क्या करो, 10 को 4 में बांट दो। इन हाउ मेनी वेज आई कैन डिवाइड 10 अमोंग 4 सच दैट ईच वन रिसीव्स नन, वन और मोर। समझ में आई क्या बात? 10 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट हो तो पूछो। उल्टा सोचा है मैंने, टोटल बॉल 10 ले ली ना, 10 को 4 में बांट दो, ठीक है ना? और आर क्या है वो लिख देना, नंबर ऑफ रेड बॉल्स है जो अपन ने सेलेक्ट किए, ठीक है? यार ये टाइमिंग को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, है ना? मेरे को यार टाइमिंग में मत डालो यार, है ना? मैं अगली जो इसका अगला इन 4 लेक्चर बाद जो स्लॉट आएगा ना, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना, टाइम चेंज करने की, ठीक है? तुम टाइमिंग क्या चाहते हो, 9 बजे वाली चाहते हो? यूं 9 PM? वही है यार। अब देखो, ये देखो, 3 जनों ने हाँ किया, 3 जनों ने ना किया, है ना? ठीक है। अब यार क्लेश होता है तो यार तुम दूसरे बैच के टीचर का भी टाइम चेंज करा सकते हो ना, ठीक है? ठीक है, देखता हूँ मैं ना, चलो देख लेंगे। 10-9 तो बहुत मतलब यूं लेट हो जाएगा। लो भाई सेकंड पार्ट करो, सेकंड पार्ट का आंसर बताओ जल्दी से। उस दिन मैंने पोल करवाया था कि 5 से 6 वाला या फिर वो 9 वाला, उसमें 50-50 आया था, कुछ खास ऐसा फर्क नहीं था। क्या दिक्कत है अगले वाले में बताओ? अगले वाले में फर्क क्या है, समझ गए? हाँ, नन नहीं होगा, कंटेंट्स बॉल्स ऑफ ऑल 4 डिफरेंट कलर, चारों कलर होना चाहिए, है ना? तो सबको एक एक पकड़ा दो, है ना? तो सबको एक एक पकड़ा दिया, तो एक एक सबको बांट दो। तो कितनी बची? अब 6 बची। अब 6 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 9C3। समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके। तो अपन अब इनइक्वलिटी वाले में जो वो क्वेश्चन किया था ना, अपन थोड़ा एक एक इनइक्वलिटी को और इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? डबल साइडेड इनइक्वलिटी। अब ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था, है ना? आज का क्लास का पहला क्वेश्चन ये कर दो। अब लिखो टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है भाई? चलो, अब इनइक्वलिटी आ गई वापस, है ना? मतलब इस साइड वाली भी, है ना? ये इनइक्वलिटी भी आ गई, लेस देन था, ग्रेटर देन भी आ गया। और ट्राई कर लो, ठीक है? तुम ट्राई कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं, करो। आज तो वो आवाज नहीं आ रही जो एक्स्ट्रा इरिटेटिंग नॉइस आती है, कल आ रही थी जो, आज तो नहीं आ रही ना? वो मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि जब थोड़ा सा कुछ इको वगैरह हो रहा होता है तब होता है। कल रूम पूरा खाली था, है ना? साफ सफाई की थी, बढ़िया मस्त। आज वापस सेट किया है सब कुछ। कर दूं मैं?
स्टार्ट करें। चलो, एक बार मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं। इस इनइक्विलिटी का जो आंसर है वो आंसर इस इनइक्विलिटी का भी है। सोचो, मैंने 30 से कम सारे केसेस ले लिए। अब मेरे को पता है 30 से कम में दिक्कत हो गई है, क्योंकि अगर मेरा आंसर मान लो 10 आ गया या 5 आ गया या 7 आ गया तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरे को 14 से ज्यादा भी चाहिए। तो मैंने वो वाले सारे केसेस माइनस कर दिए जिसमें अपना जो आउटपुट है वो 13 से भी कम जा रहा है या 13 जा रहा है। समझ में आई क्या सबको बात? है ना? अपने इस क्वेश्चन का आंसर और इसका आंसर सेम है, और ये अपने को करना आता है कैसे? एक एक्स्ट्रा जो है आप टी डाल दो, ठीक है, ओके। और इधर भी जो है आप कुछ एक डमी वेरिएबल डाल दो, इसको डमी वेरिएबल बोलते हैं ना, मतलब एक एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया है आपने। 30 को बांट दो 5 में, 30 प्लस 5 माइनस 1 C5 - 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 13 प्लस 5 माइनस 1 C5 - 1। ये अपना आंसर है, ठीक है भाई। ये जिन लोगों के क्लेश हो रहे हैं, है ना, मतलब जो टाइमिंग चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, एक थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता देता हूँ। थोड़ा सा ना सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देने वाला काम भी करते रहना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी क्लास होती तब मेरी क्लास में बैठना, दूसरी क्लास में मत जाना, है ना, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। यू डिसाइड, है ना, सब्जेक्ट वाइज, है ना, ठीक है। कौन सी सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना? इफ एट ऑल यू आर गेटिंग a clash with inorganic chemistry और organic chemistry और physical chemistry, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। केमिस्ट्री इज वन सब्जेक्ट, अंडर दैट 3 सब्जेक्ट कम्स, है ना। उस हिसाब से भी देखते रहना। आगे बढ़ते हैं भाई, डिसाइड करते हैं थोड़ा सा और कि अपर बाउंड को कैसे हैंडल करना है। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार सवाल है। अपर बाउंड इन द सेंस, देखो अभी तक क्या होता था, जैसे मैं बोलता था ना कि सबको एक एक मिलना चाहिए, तो तुम क्या करते थे, एक एक पकड़ा देते थे। मैं इसको बोलता एक, इसको दो, इसको तीन, तुम 1 2 3 दे देते, है ना। तो ये जो कंडीशन थी ना, इसको बोला जाता लोअर बाउंड, कि आपने मिनिमम कंडीशन को सेटिस्फाई करना सीख लिया। अब अपर बाउंड को सेटिस्फाई करना सिखा रहा हूं। अब मैं क्या बोलूंगा पता है? आर की वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डब्ल्यू की वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लिखो भाई, हाउ मेनी वेज 15 कैंडी बार्स can be distributed between A B C D if A cannot have more than 5, A cannot have more than 5, and B must have at least 2. Candy bars are alike. इस क्वेश्चन को ग्राफ से करोगे ऐसा, इनइक्वलिटी वाले को। अरे वो इक्वेशन नहीं है भाई, तुम समझो। तुम क्या समझ रहे हो?
x प्लस वाई लेस देन 5 होता है तो मैं एक लाइन ड्रॉ करके करूं? पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जैसे 2.5 हो गया और ये भी 2 और 2 हो गया, तो ये सही है ना? अपने केस में x की वैल्यू 2.5 नहीं हो सकती ना। वी आर डीलिंग इन नॉन नेगेटिव नंबर्स, दैट्स इट। एंड दैट ग्राफ इज वैलिड फॉर x बिलोंग्स टू r रियल नंबर पर, एंड वी आर डीलिंग इन इंटीजर्स। तो बीच में खड्डे थोड़ी बनाएंगे अपन। हाँ भाई सुनो, 15 कैंडी बार डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना? चार लोगों में ए के पास 5 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए और बी के पास कम से कम 2 होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, मैंने ये सोचा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 15, यही है। बी के पास कम से कम 2 होनी चाहिए। क्या करते हैं, बी को 2 पकड़ा देते हैं, 15 में से 2 निकाल दो, कितनी बची? 13। 13 को बांट दिया मैंने 4 लोगों में। हाँ भाई, 13 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी जवाब दो, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपन करते आए हैं, है ना? अब बताओ क्या गड़बड़ हो रही है? तुम खुद बताओगे तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं तुमको वहां से लिंक पकड़ के आगे खींचूं। तुम खुद बताओ इस आंसर में गलती क्या है? पक्का ये आंसर गलत है, पहली बात तो ये। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ए को जो है 5 से ज्यादा मिल गया हो। जैसे एक केस बताता हूँ, 7 5 3, 7 5 12 और 3 15 और ये 0। तो अब अपन करेंगे माइनस वो वाले सारे केसेस जिसमें ए को 5 या 5 से ज्यादा मिले हो। 5 से ज्यादा, कैन नॉट हैव मोर देन 5, 5 तो चलेगा, ठीक है? अब सुनना ध्यान से बात को। जितना आपका अपर बाउंड है, जितना आपका अपर बाउंड है, उससे एक ज्यादा आप उसको पकड़ा दो कि भाई तू एक काम कर। अपनी कंडीशन क्या थी कि तेरे पास 5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तू एक काम कर 6 पकड़। जितना उसका अपर बाउंड है, जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है, उससे एक ज्यादा पकड़ाओ उसको। उसका रीजन बताऊंगा मैं भी। बाकी बाकी इसको कम से कम 2 देना ही है, 2 इसको देना है, तो 6 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, कितने हो गए? 8। 15 में से 8 गए तो कितने बचे? 7। इन 7 को आप बेगर्स मेथड में बांट दो, ठीक है? अब सुनो, ए के पास 6 पड़े हुए हैं। 6 अपन ने एक सेफ साइड में रहने के लिए किया है, पता है क्यों? जब बाकी बचे हुए 7 में इसको बांट रहा हूं, तो हो सकता है, इट मे सो हैपन, कि इसको कुछ भी ना मिले। 7 के साथ आप इन तीनों में बांट दो, तो उस टाइम भी ये केस गलत ही है, नेगेटिव काउंटिंग में ही आ रहा है। और मान लो अगर आपने गलती से इसको 1 दे दिया तो इसके पास 7 हो जाएंगे, बढ़िया बात है। मान लो 2 दे दिए, 8 हो जाएंगे, नेगेटिव काउंटिंग। मान लो 7 के 7 पकड़ा दिए, 13 हो जाएंगे, नेगेटिव काउंटिंग। सारे गलत केस, सारे माइनस हो गए। तो जो उसका अपर बाउंड है उससे एक ज्यादा पकड़ा दो और फिर से बेगर्स लगाओ। उसको कुछ नहीं मिलेगा ना तो भी वो गलत ही है, कुछ मिल गया तो अच्छी बात है, सब गलत है, ठीक है? सब गलत काउंटिंग ही हो जाएगी अपनी। कुछ बात समझ में आ रही है क्या तुम्हारे? नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं आ रही समझ में। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? पूछो, डाउट पूछो, क्या दिक्कत है? हम्म। मतलब क्या? बाकी लोगों को क्या हाल है भाई? बाकी लोग ठीक है? बाकी लोग तो ठीक है भाई, हैं? माइनस वाला फिर से बताया जाए, बताते हैं, देखो। इन्होंने बोला है कि तुमको ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये जो आंसर है वो गलत है। माइनस करना, कुछ ना कुछ तो करना, ये तो समझ में आ रहा है ना, है ना? ये तो पक्का समझ में आ रहा है ना कि हाँ गड़बड़ तो है भाई, यहाँ पर गड़बड़ तो है। तो ऐसा है कि ये बोल रहे हैं
कि ए को 5 से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए, यानी कि इसको 6 नहीं मिल सकते, इसको 7 नहीं मिल सकते, इसको 8 नहीं मिल सकते, ये सारे केसेस माइनस करने हैं। मैंने एक काम किया, मैंने कहा इसको है ना, तुम एक काम करो, 5 तो हो सकते हैं इसके पास, इसको तुम 6 पकड़ा दो, कि 6 पहले से ही दे दो, 6 तुरंत भाई, है ना। और अपन सारे गलत केसेस को गिन रहे हैं। व्हाट आई मीन बाय गलत केसेस, कि ए को 5 से ज्यादा मिल रहा होगा हर बार, ठीक है, ओके। बी को तो कम से कम 2 देने ही थे, क्योंकि वो तो मस्ट था, है ना। और बाकी को कुछ नहीं दिया, बाकी में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कितने अपन ने पहले से बांट दिए, 6 और 2 8, तो 15 में से 8 चले गए, कितने बचे होंगे, 7। अब 7 को फिर से जब मैं बांटूंगा तो बेगर्स मेथड का फॉर्मूला लगेगा, जो क्या होगा, 7 + 4 - 1 C 4 - 1। अब मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूं कि ये सारे केसेस गलत वाले क्यों हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आपने इसको 6 दे दिए, सर आप एक बार इसको 7 भी तो दो, सर एक बार इसको 8 भी तो दो, सर एक बार इसको 9 भी तो दो, सर एक बार इसको 10 भी तो दो, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो आपको ये बात यहाँ पे समझनी होगी कि जब इसको 6 मिल गए हैं कम से कम, तो अब जब 7 बांट रहे हो तो और भी इसको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। मान लो इसको एक और मिल गया यहाँ से, तो इसके पास 7 हो जाएंगे, तो भी गलत है। मान लो 2 मिल गए तो भी गलत है, क्योंकि 6 और 2 8 है ना। मान लो वर्स्ट केस इसको कुछ नहीं मिला, आपने बीसीडी में ही बांट दिए सातों ऑब्जेक्ट, तो 6 है इसके पास अभी भी, तो भी ये गलती है, तो एक ज्यादा, ठीक है। हाँ इसीलिए माइनस किया, ठीक है, इसीलिए माइनस किया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, इन एग्जाम देर आर 4 पेपर्स, ठीक है, विथ मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग 200 मार्क्स। हम्म 4 पेपर है मान लो, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। 100 मार्क्स है टोटल मैक्सिमम, टोटल चारों पेपर में मिलाकर 200 मार्क्स लेके आना है। कितने प्रकार से ला सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन। हम्म शुरू करें, ऐसा कर दूं कुछ, पहले पेपर में एक्स, दूसरे पेपर में वाई, तीसरे पेपर में जेड मार्क्स आए, चौथे पेपर में डब्ल्यू, और सब मिलाकर 200 होने चाहिए, ठीक है। 200 को बांट दूं 4 में, 200 + 4 - 1 C 4 - 1, कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं थी, किसी पेपर में 0 नंबर भी आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आ सकते हैं, नहीं पढ़ोगे तो आएंगे, है ना। समझ गए बात को, कि ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि भाई कम से कम पासिंग मार्क्स लेके आओ, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, अब ये आंसर है क्या इस क्वेश्चन का, नहीं, ऐसे चमत्कार भी हो रहा है ना इसके अंदर, जब किसी पेपर में आप 100 में से नंबर लेके आ रहे हो, है ना, वो तो कभी नहीं होगा, माइनस, अपर बाउंड माइनस करके करते हैं,
150 भी दे सकते हो, सही बात है, अरे 150 भी हो सकता है, ठीक है चलो। जो अपर बाउंड होता है उससे एक ज्यादा, 100 आपका अपर बाउंड है, उससे एक ज्यादा कितना हो गया भाई, 101। तो एक्चुअली ये किसी के साथ भी हो सकता है, यहाँ पे दिक्कत और ज्यादा है, पता है तुमको। 101 नंबर जो है वो एक्स में भी आ सकते हैं, वो वाई में, मतलब पेपर ए में भी आ सकते हैं, फिजिक्स में भी आ सकते हैं, केमिस्ट्री में भी आ सकते हैं, मैथ्स में भी आ सकते हैं, बायो में भी आ सकते हैं। जो गलती आप एक के रिस्पेक्ट में काउंट कर रहे हो वो गलती चारों में हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट 4C1 कि वो गलती आखिर कहाँ हो रही है। मान लो वो गलती फिजिक्स में हो गई, भगवान की असीम कृपा होगी कि आप 100 में से 101 नंबर लेके आ गए। कैसे हैंडल करना है, मैंने क्या बताया, जो अपर बाउंड है उससे एक ज्यादा, यानी कि 101, इसको पकड़ाओ। 200 में से 101 मार्क्स फिजिक्स में मान लिए कि आ रहे हैं भाई, कम से कम आ रहे हैं 101 मार्क्स। कितने बच रहे हैं, 99। 99 को 4 में अपन डिवाइड कर दें, समझ गए बात को। हाँ, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग है। तो आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर, है ना। कुछ नहीं मिला इसको, 0 मार्क बाद में दिए आपने तो भी 101 है, एक दे दिए 102, है ना, दो दे दिए, इस प्रकार के 99 भी डाल दिए, 200 में से 200 नंबर आ जाएंगे फिर उसमें, ठीक है। और 4C1 क्यों किया, समझा क्या सब लोगों को, है। जो बात मैं फिजिक्स के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, इट कैन हैपन इन केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो एज वेल, ठीक है। ओके, दिस कंप्लीट्स योर बेगर्स मेथड, है ना। ये है बेगर्स मेथड। अपर बाउंड कैसे हैंडल करना है, लोअर बाउंड कैसे हैंडल करना है, इक्वेशन कैसे हैंडल करनी है, इनइक्वलिटी कैसे हैंडल करनी है, लेस देन वाली, ग्रेटर देन वाली, सब कुछ, ठीक है। सर एक साथ दो में नहीं गलत, शौर्य आप एक बात बताओ, तुम ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, हैं, आ गया समझ में, हाँ ठीक है, हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे नहीं है ना, हाँ, दो पेपर में 101 101 नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमाइजेशन। एनसीआर की वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम कब होती है तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ ये ध्यान रखना कि डाउनवर्ड पैराबोला जो होता है ना, डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसा एनसीआर की वैल्यूज ये वाला पैटर्न फॉलो करता है। जैसे 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। बोलेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है, या इनका कुछ पैटर्न बताओ, किसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ। I'll start from this point. Let's say this point is 4C0, which is 1, 4C1, 4, इस जगह 4C2, 6, 4C3, 4 again, 4C4, 1 again। मैं इस प्लॉटिंग से आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि डाउनवर्ड पैराबोला में किसी एक सर्टेन पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो एनसीआर में भी आर की किसी एक सर्टेन वैल्यू के लिए एक मैक्सिमम वैल्यू आता है, और वो मैक्सिमम पॉइंट अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। सो आई थिंक आपको दिख गया होगा कि ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है ये बिल्कुल मिड पॉइंट टाइप से है, 5 वैल्यूज थी और बीच में आ रहा होगा, तो मैक्सिमा आधे पर आ रहा है, आधे पर, यानी कि 4 का आधा कितना हो गया, 2। ये दिखा क्या तुमको। when n is even, the maximum value will occur at r equal to n by 2। जब आधा कर दोगे उसमें, तब जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं पूछूं आपसे कि 100 सी आर की मैक्सिमम वैल्यू आर की कौन सी वैल्यू पर आएगी, तो आई थिंक आप इजीली बता सकते हो, हाँ सर 100C50 पर आ जाएगा। समझ गए बात को, इवन पर, इवन पर, है ना। ओड पे कुछ और पंगा है, देखो ओड पे क्या पंगा है। 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। मैंने प्लॉट किया, 5C0 यहाँ पर, 5C1 यहाँ पर, 5C5 यहाँ पर, 5C4 यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर भगवान की बहुत मेहरबानी है क्योंकि 5C2 और 5C3 बराबर होते हैं।
समझ गए बात को? डाउनवर्ड पैराबोला यहां पर भी चल रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला यहां पर भी चल रहा है, पर क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि एनसीआर इज एनसीएन माइनस आर, उसकी वजह से वी आर गेटिंग 2 points एट विच द मैक्सिमम वैल्यू अकर्स। क्योंकि 5 में मैं आधा डिसाइड नहीं कर सकता, मैं 2.5 थोड़ी बोल सकता, क्योंकि आर तो नेचुरल नंबर है ना, या इंटीजर नॉन नेगेटिव ऐसे बोल दो। तो फिर 5c2 भी मैक्सिमम होगा, 5c3 भी मैक्सिमम होगा। ये दिखा क्या कि व्हेन n इज ओड r कैन बी आइदर n minus 1/2 और n plus 1/2। ठीक है, द कंक्लूजन इज एनसीआर की वैल्यूज डाउनवर्ड पैराबोला का पैटर्न फॉलो करता है, ये याद रख लोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है भाई, ओके। एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉइंट विच इज काइंड ऑफ सिमेट्री। इन केस ऑफ इवन इट इज जस्ट द मिड पॉइंट टाइप से। ओड में 2 आते हैं, निकाल लेंगे अपन, n minus 1/2 है, n plus 1/2, दोनों में से कुछ भी करो सेम आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट पढ़ो, एक मिनट ये पढ़ लेते, पढ़ो। हाँ भाई सही बात है। हाँ भाई, शिखर बैच में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, है ना, कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, a man wants to give as many number of parties as he can, है ना। मतलब जितनी ज्यादा पार्टी वो दे सकता है वो देगा, है ना। ठीक है, टू इज 20 फ्रेंड्स बाय कॉलिंग द सेम नंबर ऑफ पीपल बट नॉट द सेम ग्रुप। एक बार एक पार्टी में, एक बार एक पार्टी में जितने लोग आ गए वो नंबर फिक्स हो जाएंगे, है ना। ये इस लाइन का मतलब समझना। बाय कॉलिंग द सेम नंबर ऑफ पीपल, मान लो उसने एक बार 6 लोगों को बुला दिया, तो हर बार वो 6 लोगों को ही बुलाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि उसको कितने लोगों को बुलाना चाहिए ताकि पार्टीज मैक्सिमम रहे। तो मान लो उसने R लोगों को बुलाया, तो इतनी पार्टीज हो जाएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी ये पूछा है। सो आई थिंक दैट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट, कि वो इसके आधे पर आ जाएगी, विच इज 20c10। समझ गए क्या बात को? भाई ठीक है। शुरू करते हैं भाई। हर 21 दिन में एक टेस्ट होगा भी उसमें, ठीक है। एवरी 21 days देयर विल बी टेस्ट, 3 वीक में। आगे बढ़ते हैं। अरे शौर्य, तुम क्या पागल हो रहे हो क्या? हैं, तुम तो समझदार हो भाई, हैं। तुम क्या पहली बार क्लास में आए हो क्या? चलो क्वेश्चन पढ़ो। मैथ्स का 1 घंटे का होगा, ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट का मिला के 3 घंटे का हो जाएगा, ऐसे गिनो तो बस। समर, है ना, तुम मतलब क्या चाहते हो? हैं, तुम बेच में बच्चों को आने दोगे कि नहीं दोगे? हैं, क्या करूं मैं तुमको ब्लॉक कर दूं? हैं, मैं तुमको ब्लॉक कर दूं क्या? तो फिर अगली बार अगर तुमने किसी के ऊपर कोई अंगुली उठाई, हैं, अगली बार अगर तुमने कोई अंगुली उठाई, तो मतलब एक तुम्हारे नाम के आगे इधर एक झंडा बना हुआ आता है, एक फ्लैग आता है, जिसको क्लिक करते सीधा दिखाता है ब्लॉक, है ना। 8c4 बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। सो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स
ठीक है, ओके, दैट कैन बी फॉर्म्ड, है ना, देखो पब्लिक डिमांड भी देख रहे हो तुम, एक बार करके दिखाओ सर, है ना, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ दिस, ठीक है, ईच ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ सेम नंबर ऑफ लेटर्स, है ना, भाई आपको जो है यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर करके अलग अलग ग्रुप बनाने हैं ना, ठीक है, तो ये कितने हैं, BAROUCHE, तो 8 लेटर हो गए, 8 में से आपने जितने लेटर्स एक बार सेलेक्ट कर लिए उतने ही बार बार करने हैं, तो मान लो मैंने 8 में से R सेलेक्ट किए, ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा ग्रेटेस्ट, तो इसका मैक्सिमम कब आएगा, एट R इक्वल टू 4 पर, विच इज 8C4। इसमें एक और पार्ट है, इन हाउ मेनी ऑफ देम, है ना, इसमें से इन 8C4 में से कितने लेटर ऐसे होंगे जिसमें C आता होगा हमेशा, तो क्या करो, 8C4 4 को लेना है, तो एक काम करो C को तो ले लो हमेशा, बाकी 7 में से 3 और निकाल लो, ये है सेकंड पार्ट का आंसर। तुम समझे बात को, ये बोल रहे हैं कि इन 8C4 में ऐसे कितने लेटर होंगे जिसमें C आएगा, सो मैंने बोला एक काम करो कि आप C हमेशा सेलेक्ट करो, टेक C ऑलवेज, तो बाकी जो 7 बच रहे उसमें से 3 और ले लेना, क्योंकि टोटल तो 4 लेना ही है तुमको 8 में से, ठीक है, ओके, आगे बढ़े, ओके भाई नेक्स्ट, हाँ भाई, ग्रिड प्रॉब्लम, ठीक है, एक बार आप ये तीनों क्वेश्चन लिख लो, है ना, 3 क्वेश्चन से ही आपको ग्रिड प्रॉब्लम पढ़नी है बस। अरेंजमेंट नहीं करना है, क्यों करना अरेंजमेंट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ग्रुप्स, ग्रुप मतलब है ना, अरेंज नहीं करना है। ओके भाई शुरू करें, यार ये ऐसा है, ये मतलब ग्रिड प्रॉब्लम इन द सेंस कि भाई आपको है ना यहाँ पे कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना, ग्रिड प्रॉब्लम में आपको बता देता हूँ कि ये आपका ओरिजिन है, आपको 0 0 से 6 7 पर जाना है, यहाँ पर, ठीक है, कितने प्रकार से जा सकते हैं, द नंबर ऑफ वेज टू ट्रैवल, मतलब ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 और फिर ऐसे, इस प्रकार से, दिस इज वन ऑफ द वे, या फिर डायरेक्ट गाड़ी ऐसे चलाओ, या फिर डायरेक्ट ऐसे चले जाओ, या फिर बीच में चींटियों की तरह जाओ, ऐसे 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 यू, ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट, द रूल इज आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही चलना है, आई रिपीट, आपको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही चलना है, और एक बार में एक ही कदम चलना है, समझ रहे हो, ऐसे ना हो कि सीधा यहां से यहां जाओ, नहीं 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 नहीं, आप एट ए टाइम एक बार में एक ही कदम चल सकते हो, या तो ऐसे या फिर ऐसे, और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही चलना है, डायगोनली नहीं चलना है, ऐसे दौड़ के नहीं जाना है, ये नहीं है अलाउड, सारे फंडे क्लियर, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एट ए टाइम एक ही कदम, डायगोनली नहीं जाना है। नाउ द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ वेज टू ट्रैवल फ्रॉम 0 0 से 6 7। अब एक बात बताओ, 0 0 से 6 7 जाना है, तो टोटल कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स आपको चलने हैं, ऐसे कितने कदम चलने पड़ेंगे टू रीच द पॉइंट 6 7, हॉरिजॉन्टली 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 6, अरे भाई 1 2 3 4 5 6, ये आ गए ना इस लाइन के बराबर, 6 हॉरिजॉन्टली और 7 वर्टिकल, दिख गया, टोटल अगर 13 कदम चल गए अपन, है ना, तो अपना काम हो जाएगा वाया शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, मतलब आगे आगे बढ़ना ही हो, पीछे नहीं आना है ना, ऐसे नहीं हो कि आगे गए ऊपर गए पीछे आ गए वापस, है ना,
फिर आगे चले गए, फिर पीछे आ गए, फिर आगे चले गए, ऐसे 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 घूम फिर के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब आगे बढ़ते रहो हमेशा, आप तो बढ़ते रहो आगे, ठीक है, ओके। हाँ भाई, शॉर्टेस्ट पाथ का फंडा ये है कि आपको सिर्फ कम से कम कदम लेने हैं, और आई थिंक आप टोटल जो है वो 13 कदम लोगे, उसमें आप पहुंच जाओगे वहां पर। 13 कदम चलती 6,7 दिख रहा है क्या मंजिल? हम्म, ठीक है। अब यार 13 कदम चलने हैं। अच्छा, 13 कदम का अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है, अब मैं उनके अरेंजमेंट पे आ रहा हूँ। मतलब अरेंजमेंट इन द सेंस कि आप पहले हॉरिजॉन्टल चले, फिर अगला हॉरिजॉन्टल ना चल के वर्टिकल चल लिए, फिर आपका मन किया नहीं यार और वर्टिकल चलते हैं, फिर और वर्टिकल चलते, अब हॉरिजॉन्टल चल लेता हूँ, अब हॉरिजॉन्टल चल लेता हूँ, अब हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल, अब वर्टिकल, 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 ऐसे। तो एक्चुअली इनके, अरे मतलब आपका जैसा मन करे ना, हर पॉइंट पे जाने पर आपके पास दो तरीके हैं, लगभग लगभग, है ना। जैसे यहाँ पे जाने के बाद अब एक ही तरीका है, उसको छोड़ दिया जाए तो मैंने यूं सोचा कि एक काम करते हैं, इन 13 स्टेप्स का जितना अरेंजमेंट आपस में हो सकता है वो अपना आंसर है। 13 स्टेप चलनी है आपको, कैसे भी चलो ना भाई, अरेंजमेंट कुछ भी करो ना, है ना। पर उसमें से ये जो 6 हॉरिजॉन्टल कदम हैं, इनमें अरेंजमेंट अलाउड नहीं है। ये जो 7 वर्टिकल है, उनमें अरेंजमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। इसको समझाने के दो तरीके हैं, मैं दो तरीके से ट्राई करूंगा, ठीक है। ओके, सुनना ध्यान से। मैंने बोला 13 टोटल अरेंजमेंट कर दो, 13 का, इन 6 का अरेंजमेंट अलाउड नहीं है। व्हाट आई मीन बाय दिस, इस कदम के बाद आपको हॉरिजॉन्टली अगला कदम यही चलना है, यही चलना है, यही वाला कदम चलना है। मैटर नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद आप तुरंत ये कदम चल लोगे। समझ में आ रही है ना बात? इसके बाद ये थोड़ी आ सकते हैं डायरेक्ट, ये तो सिस्टम, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही जाओगे ना, इसके बाद ये आओगे। मतलब हाँ, इसके बाद हो सकता है कि वर्टिकली बहुत सारे चल लो आप, और फिर हॉरिजॉन्टली चलो, पर हॉरिजॉन्टली इसके बाद यही आएगा कदम, इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा। बीच में वर्टिकल आ सकते हैं, आने दो, पर हॉरिजॉन्टली आपस में आप अदला बदली नहीं कर सकते। एंड सेम गोज फॉर वर्टिकली ऑल्सो, कि आप ये कदम चल रहे हो तो इसका अगला कदम वर्टिकली यही होगा, उड़ के यहाँ नहीं जाओगे, ठीक है, क्योंकि एक एक कदम एक एक बार में चलना है। तो ये अपना आंसर होता है। इसको समझाने का एक और तरीका होता है कि आप लिख दो 13C6। ये थोड़ा एक हायर ऑर्डर थिंकिंग पर है कि आपको 13 कदम चलने थे। एक काम करो, तुम है ना, पहले है ना 6 हॉरिजॉन्टली कदम सेलेक्ट कर लो। तुम 6 हॉरिजॉन्टली कदम सेलेक्ट कर लो कि मैं हॉरिजॉन्टली स्टेप ये चलने वाला हूँ। मान लो मैंने ये कर दिया, ठीक है। मैंने बोला कि यार मैं तो इसके बाद ये चलूंगा, ठीक है, इसके बाद ये चलूंगा, इसके बाद ये, इसके बाद, अरे गड़बड़ हो गया, तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, तो ज़्यादा हवा में उड़ गया। फिर मैं ये चलूंगा, ठीक है, फिर ये चलूंगा, है ना, वो ऊपर निकल गए वहां पर यार, है ना, फिर ये, फिर ये, फिर ये चलो। मैंने कोई से भी 6 कदम सेलेक्ट कर लिए बीच में, तो वर्टिकली ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है। मैंने हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट किया ना, अब वर्टिकली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपको अगर यहां से यहां जाना है तो फिक्स है कि आपको बीच में 2 वर्टिकली चलने पड़ेंगे, और यही चलने पड़ेंगे, और कोई उपाय नहीं है आपके पास। यहां से यहां जाना है, इनको ज्वाइन करने का रास्ता एक ही है, ये वाला। यहां से यहां जाना एक ही, 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 ठीक है, ओके। तो अपने ऊपर है कैसे आप समझते हो इस बात को, है ना। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो मैं फिर इसमें आगे बढ़ता हूँ। जनता से मैं जवाब मांग रहा हूँ, प्लीज जल्दी बताएं, ठीक है, कि एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है भाई, हाँ, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम 00 से 67। 00 से 67 जाने ही जाना है, पर 2,3 से होकर जाना है। ये ऐसे प्रॉब्लम आती है, सुनो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। 00 पर एक बच्चा रहता है, ये उसका घर है।
6-7 पे उसका स्कूल है ना, उसको घर से स्कूल जाना है। बीच में उसके दोस्त रहता है एक 2,3 पे, दोस्त उसके साथ ही आएगा, तो उसको पहले दोस्त के घर जाना है और फिर स्कूल जाना है, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, हाँ भाई, तो कैसे क्या करें? 0 0 से पहले अपन 2,3 पर चले जाए, आई थिंक, देन 2,3 से लेकर 6,7 पे चले जाए, अपन अपनी जर्नी को ब्रेक कर ले एट 2,3, कि पहले 2,3 पे जाएंगे, पानी पियेंगे और फिर अपन स्कूल जाएंगे। ठीक है भाई, ओके। तो 0 0 से 2 3, हाँ भाई, कितने कदम चलने पड़ेंगे? अब जल्दी आंसर करो, है ना, अब जल्दी आंसर करो। 0 0 से 2 3 कितने कदम चलने हैं? 5। क्या आंसर लिख दो सीधा ही? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, या 5c2, एक ही बात है। ठीक है, हाँ भाई। 2 से 6, 3 से 7 कितने कदम है टोटली, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली? 2 से 6 में 4 ये, 3 से 7 में 4 ये, 8 हो गए। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। समझो समझो समझो। ठीक है क्या? ओके भाई, हाँ। थर्ड पार्ट, 0 0 से 6 7, नॉट वाया 4,5, क्या करेंगे? 0 0 6 7 जाना है, पर 4,5 से कभी नहीं जाना है। यस, शाबाश। टोटल माइनस वाया 4,5 चेक कर लो आप। ठीक है, टोटल क्या था? 13 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल माइनस 4,5 से जाना ही जाना है। 0 0 से 4 5 जाओ, एंड 4 5 से 6 7 चले जाओ। समझ गए बात को? ठीक है, मैं एक एक का आंसर बाद में लिखूंगा, तुम बताओ पहले मेरे को, अब तुम आंसर बताओ इसका, फिर इसका, एनसीआर की टर्म में बता दो। हम्म, 0 0 से 4 5 वाला बताओ आंसर। 9c4, क्या भाई सही है क्या? 9c4 ये ठीक है। 9 में से 4 ले लो, है ना, या फिर इसको ऐसे सोच लो कि 9/4 5, है ना, और इधर 4 से 6 2 ये, 7 से 5 2 ये, इधर क्या आएगा? 4 कदम टोटल हो गए, 4c2 आ जाएगा, और इसका 9c4, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना? ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए? ग्रिड प्रॉब्लम, है ना, ये होती है ग्रिड प्रॉब्लम, बस खत्म। शॉर्टेस्ट पाथ होता है, हमेशा आगे ही बढ़ना है, एक टाइम एक ही कदम चलना है, डायगोनली उड़ के नहीं जाना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस, ये तो आपके होगा नहीं, है ना, फंक्शन वाली प्रॉब्लम तो आपको मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि आपने अभी फंक्शन पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का बस, है ना। ठीक है, वो अपन अभी फंक्शन में पढ़ेंगे फिर, है ना, वो डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट, यार ये है ना, मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, है ना, और डेरिवेशन का आइडिया दूंगा कि ये कैसे आया। ठीक है, थोड़ी लेंदी मतलब कैलकुलेशन है, इतना भी काम का नहीं है अपने। डी अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि, है ना, देखो, आप ऐसे समझो, आप बहुत ही शैतान लड़के हो, आप बहुत ज्यादा शैतान लड़के हो, है ना, मतलब आपसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है। ठीक है, उस टाइप के बच्चे हो, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम आई है, जैसा कि 14 फेब आ रहा है ना, ठीक है, खुशियों का त्योहार, है ना, तो अब ऐसा है कि 14 फरवरी को यहाँ पर जो है, बहुत सारे, है ना, लेटर्स है, संदेश, है ना, जो आपको डिलीवर करने हैं उनके गंतव्य स्थान पर, है ना, तो लेटर्स आपके पास पड़े हुए हैं। ठीक है,
उनके कोरस्पॉन्डिंग एनवलप है, ठीक है। E1, E2, E3 से लेकर En, कोरस्पॉन्डिंग एनवलप इन द सेंस, ये जैसे कोई लेटर है ऐसा कुछ, तो इसके ऊपर कुछ कुछ संदेश लिखे होंगे, ठीक है। और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके इसको एक एनवलप में डाला जाता है, जिसके ऊपर एड्रेस वगैरह लिखा होता है, कहाँ पहुंचाना होता है वो सब लिखा होता है, ठीक है। तो आपने कभी वो देखा है ना, वो मतलब वो पोस्ट ऑफिस में जो होता है वो ऐसा लेटर बॉक्स होता है, वहाँ वो डालने जाते हैं सर लिफाफे में, है ना। तो वो वाली चीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो L1 का जो करेक्ट प्लेस है, L1 यानी कि लेटर 1, वो उसका एनवलप 1 है ना, उसमें उसको आपको डालना है। पर आप हो बहुत ही शैतान बच्चे, आपसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, और आपने कसम खाई है कि एक भी लेटर उसके सही एनवलप में नहीं जाना चाहिए। मतलब इतनी अफरा तफरी मचानी है दुनिया में कि एक भी लेटर उसके सही एनवलप में नहीं जाए। ऐसा आप कितने प्रकार से कर सकते हो, दैट इज नोन एज डी अरेंजमेंट। ऑल्दो मेरा समझाने का तरीका कुछ अलग था, पर ये बताओ मेरे को, तुमको डी अरेंजमेंट समझ में आया क्या है? एक भी ऑब्जेक्ट उसके सही प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, दैट इज नोन एज डी अरेंजमेंट। ओके भाई, ठीक है। अब 14 फरवरी वगैरह सब छोड़ो, ठीक है ना, लोग देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा। लैंग्वेज पढ़ते हैं, है ना, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ठीक है। N letters are to be kept in N directed envelopes. The number of ways in which they can be plated if none of the letter goes into its own envelope. समझ में आ गई बात? कोई भी लेटर अपने सही एनवलप में नहीं जाना चाहिए। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस इज दिस। ये जो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो चीज, ये जो लिखी हुई है, ये है डी अरेंजमेंट करने का तरीका, ठीक है भाई। ओके, अभी मैं सिर्फ सिर्फ फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला ये है ना, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक दो बार पूछा हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लो, है ना, आप खुद ये भी आंसर करना। मान लो दो लेटर है, उनके दो एनवलप है, ठीक है। तो कितने प्रकार से इन दोनों को आप गलत गलत जगह रख सकते हो, बताओ। सही जगह नहीं जाना चाहिए, दो लेटर दो एनवलप, एक ही तरीका है, कैसे? L1 E2 में रख दो और L2 E1 में रख दो, समझ गए बात को। तो D2 है ना, इसको लिखते हैं D2, डी अरेंजमेंट ऑफ टू, दैट इज 1, है ना, आपने ऐसे बता दिया। इस फॉर्मूले से अगर जाओगे तो कैसे आएंगे, n की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो ये जो गिनती है ना, ये भी वहां तक ही लिखनी है जहां तक अपना n है। तो n कितना है, 2 है, तो ये 1/2 फैक्टर यही रुक जाएगा ये। उसका आंसर कितना आएगा, 1 जो यहाँ पे लिखा होगा। अब मान लो ऐसे 3 लेटर है, आपको उनको गलत जगह रखना है। हाँ भाई, D3, तो ऐसे गिनोगे तो अब गिनते रह जाओगे, है ना। अब रहने दो, अपन अब ऐसे करते हैं, थोड़ा समझदार बनते हैं। n की वैल्यू 3 पुट कर दो, ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, 3 तक तो 3 तक लिख दो। ये कितना आ गया, 3 - 2, 3 - 1, 2 दिख गया क्या? ठीक है। हाँ भाई, D4 बताओ, D5 बताओ। यार ये ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, D2 ऐसे लिखते हैं, D3, ठीक है। D4 बताओ, D5 बताओ जल्दी से। D4 9 आ गया पक्का। 4 फैक्टोरियल, 1/2 -1/3 और 1/4, तो ये आ गया 9, है ना। D5 इसी प्रकार से 44 पक्का। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन ऑफ पीएनसी, ठीक है। आपने एक माइलस्टोन अचीव किया अपनी जिंदगी में, पीएनसी समझ के, है ना।
जितना मैंने समझाने की कोशिश की है उसका 80% अगर आपके दिमाग में उतर गया हो तो बस सही है, सफल है पीएनसी पढ़ना। बहुत अच्छा चैप्टर था। अभी इसका एक भाई आएगा, इसका एक जुड़वा भाई आएगा, प्रोबेबिलिटी, मजा आ जाएगा उसमें। बाइनोमियल नहीं है बोरिंग भाई। बाइनोमियल बोरिंग है। तुमने क्या पढ़ रखा है क्या है? हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी 12th में होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज इन विच 13 कार्ड कॉम्बिनेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 13 कार्ड बांटने हैं, ठीक है, टू ईच ऑफ द 4 प्लेयर्स, है ना, 52 कार्ड टोटल होते हैं, समझदार है अपन। 13 कार्ड बांट देंगे सबको, ठीक है। अच्छा, ईच प्लेयर गेट्स एस एंड किंग ऑफ डिफरेंट सूट। ये थोड़ा लफड़ा है। हाँ भाई, कितने किंग होते हैं बताना मेरे को एक बार जल्दी से। किंग कितने होते हैं? 4। एस कितने होते हैं? 4। इनको हटा दूं, 52 में से 8 गए तो कितना बच गया? 44 बच गए। 44 को बांट दूं 11 में एक बार, है ना, एक बार इनका काम तो कर दूं। तो ये कितना आएगा? 44 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल की पावर 4 और 4 फैक्टोरियल एंड इनटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई क्या सबको? 11 कार्ड बांट दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं एस और किंग की, है ना। यार देखो ऐसा है कि 4 किंग है, K1 K2 K3 K4, और K1 का मतलब समझ गए ना, वो फर्स्ट वाले सूट का है ना, और 4 ही वापस एस होंगे, A1 A2 A3 A4, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने क्या बोला, ईच प्लेयर गेट्स एस एंड किंग ऑफ डिफरेंट सूट। व्हाट आई मीन बाय दिस, इफ somebody is getting K1, लेट्स से प्लेयर 1 इज गेटिंग K1, तो उसको A1 नहीं मिलना चाहिए। समझ गए बात को? अगर किसी को K1 मिला है तो फिर उसको A1 नहीं मिलना चाहिए, उसको A2 A3 A4 कुछ भी मिल सकता है। तो मैंने क्या सोचा, एक बार किंग को तो बांट दो, 4 किंग को तो बांट ही दो। कितना तरीका? 4 फैक्टोरियल, कोई से कहीं भी चला गया होगा। अब हर एक प्लेयर के पास एक किंग है, K1 K2 K3 K4, और कोई भी बंदा जिसके पास K1 है वो A1 नहीं चाहेगा, K2 वाला A2 नहीं चाहता, K3 वाला A3 नहीं चाहता, K4 वाला A4 नहीं चाहता। तो क्या करें, 4 ऑब्जेक्ट को फिर से बांटना है सच दैट nobody goes into its right place, that is D4, which is 9। समझ गए बात को? फील आ गई है? ये होता है डी अरेंजमेंट। ओके भाई, ठीक है, तो क्लास खत्म करते हैं बस अपन, है ना, ठीक है। मिलते हैं कल वापस बाइनोमियल थ्योरम के साथ। आपका पीएनसी ओवर है, ठीक है ना। अब फंक्शन वाला तो आपको मैं पढ़ा नहीं सकता, ठीक है ना, वो तो हो नहीं पाएगा, वो आपको फंक्शन चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, सो वी आर ऑन टू द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस कोर्स, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है भाई। मिलते हैं कल अपन, है ना। टाटा बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क करके आना थोड़ा बहुत जो भी दे रहा हूँ, ये प्रीवियस स्लाइड पे जल्दी से, ठीक है।